कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो अंग्रेज़ों को ये डर लगा, वो एक ऑर्फनेज चलाता है किराए पर, उसमें कम से कम 20-25 बच्चे रहते हैं, 7 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे, और एक उसका असिस्टेंट है थोड़ा सा फनी टाइप का। संडे का दिन है, सब लोग उस ऑर्फनेज में 10-11 बजे के आसपास सब बच्चे जो हैं खेल रहे हैं। अचानक से उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति की, ओल्ड एज व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है और उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। तो हीरो विश करता है काश मेरे पास ऐसा कोई खजाना हाथ लग जाए जो मैं दुनिया की, भारत की सारी गरीबी मिटो दूं। हिस्ट्री के प्रोफेसर पूना के, उनका नाम है अनिरुद्ध पूनावाला, जो है रोड एक्सीडेंट होता है, 3 गाड़ियाँ विलेंस की उसका पीछा कर रही होती हैं और ज़बरदस्ती उसको हिट करती हैं और उसका बैग छीनने की कोशिश करती हैं। तो ये अजय और मोंटी उसका पीछा करते हैं और बैग को किसी तरह उनसे छुड़ा लेते हैं। इन्हें पूना में वो एक क्लू मिल चुका है और ये उस खजाने की खोज में मुंबई आए हुए हैं और वो विलेंस इनका पीछा कर रहे हैं। तो ये हीरो को वो खजाने के बारे में सब बताता है और कहता है ये खजाना भारत का खजाना है, ये गोल्ड ऑफ इंडिया है। उसी शाम को मुंबई में ही एक साथ एक ही जगह 2 फ्यूनरल्स हो रहे हैं। 7 ज़मीनों की आखिरी दुनिया, जहाँ बैठा हो सबसे बड़ा बंदर। बच्चे सारे के सारे उस्ताद हैं, अभी बाद में बताऊंगा इसमें क्या होगा, यही विलेंस को मजा चखाएंगे लास्ट में। सबसे पहले तो गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर चढ़ता है, किसी भी तरह चढ़ जाता है और बच्चे उसको कवर करते हैं। धर्म और सत्य की रक्षा करती है, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट में ऊपर जो लाल वाली कैनोपी है, तो विलेंस पूरी तैयारी के साथ घर पे करते हैं अटैक। उस अटैक में उन विलेंस की चटनी बनने वाली है। गांधी जी का चरखा और गांधी जी की एक लार्ज डेस्क होती है, उसमें एक तो गोल्ड कॉइन और एक इनको चाबी और मिलती है उस डेस्क में। तो गाने की जो बैकग्राउंड होगी वो इस तरह की होगी, जैसे वो गाना है ना खून भरी मांग फिल्म में, हंसते हंसते कट जाए रस्ते जिंदगी यूं ही चलती रहे वाली। इन्हें पकड़ने के लिए ऊपर जा रही होगी तो ऊपर से कश्मीर की पुलिस आ रही होगी, वो फिर आपस में भिड़ जाएंगे और इन्हें वहां पर प्रधानमंत्री की टेबल क्लॉक को चोरी करना हो। फाइनल लोकेशन राष्ट्रपति, और वो बड़े स्टाइल में वाइब्रेंट कलर्स में, और घुमा दो 4 बार वक्त का पहिया जो ले जाए तुम्हें सोने की दुनिया। बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो सारे के सारे आर्मी वाले लोगों को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं कि हमें राजपथ पे मिलेगी उस ऑर्फनेज को सजाकर अंदर बाहर से, वहीं इन दोनों की शादी होगी। और कैमरे का जो जूम है वो उस मैप के ऊपर आएगा विद एंड क्रेडिट्स कि विल मीट इन अवर नेक्स्ट जर्नी ऑफ फाइंडिंग द गोल्ड ऑफ इंडिया 2। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अंकित कंसल और वादे के अनुसार मैं अपनी 9वीं फिल्म का स्क्रीन प्ले आपके सामने लेकर हाजिर हो गया हूँ, जिसका नाम है 1947 गोल्ड ऑफ इंडिया। रजिस्टर्ड करा चुका हूँ इसको मैं स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में, पहले भी करा दिया था। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि कितनी सस्पेंस वाली, कितनी एक्साइटमेंट वाली फिल्म होने वाली है। और ये तो जो जितने भी व्यूअर्स मेरे देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं कोई भी मेरी कहानी होती है वो हल्की फुल्की कहानी नहीं होती, पूरी सस्पेंस और रोमांस से, एक्साइटमेंट से भरी हुई कहानी दोस्तों वो होती है। एक तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं 31 मई तक आपको एक कहानी सुनाने वाला था, थोड़ा सा लेट हो गया काम की वजह से। और जो पिछली फिल्म 8वीं फिल्म के स्क्रीन प्ले को दोस्तों आप लोगों ने मुझे प्यार दिया कमेंट्स करके, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और सब लोगों ने उसमें एक मत से ये कमेंट किया, जो मैंने आपसे पूछा था इसका नाम क्या रखा जाए, इनकम टैक्स रेड या बेटी, तो आपने सब लोगों ने एक तरफ से कहा कि बेटी। तो मैंने कई लोगों से इसके व्यूज़ स्पेशली मांगे भी थे कि जिससे मुझे पता रहे कि आखिर मेरी स्टोरी कहाँ स्टैंड करती है। और दोस्तों सभी को वो कहानी बहुत पसंद आई, स्पेशली जज की एंट्री तो सभी ने कमेंट करके पसंद किया, और जो लास्ट में पोएम लिखी वो भी सब लोगों को दोस्तों बहुत पसंद आई। अब दोस्तों कुछ बातें इस फिल्म की मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको सबसे पहले चौंकने वाली कहानी बात लगेगी वो ये कि इस फिल्म को 3 तरीके से बनाया जा सकता है। ईश्वर की कसम, ओरिजिनली मैंने इस फिल्म को मुन्ना भाई MBBS 3 के तौर पे लिखा था। इसमें जो करेक्टर था वो मुन्ना भाई थे और दूसरा करेक्टर सर्किट था। कहानी भेजी, नहीं किसी ने ली, कोई जवाब ही नहीं आया, तो इसलिए मैंने उसको रिवाइज़ करके अपने दूसरे तरीके से इसमें अजय वर्मा नाम का लड़का डाल दिया है और सर्किट की जगह मोंटी डाल दिया, मोंटी भैया, और वो अजय भैया। दूसरा तरीका दोस्तों हमारा ये है। तीसरा तरीका और भी है, वो तरीका ये है कि इसमें जो हमारे तीनों खान्स हैं, शाहरुख खान साहब, सलमान खान साहब और आमिर खान साहब, उनके साथ भी इस फिल्म को बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों वो इकोनॉमिकली फिजिबल बिल्कुल भी नहीं होगी। जिसने भी वो फिल्म बनाने की सोची वो तो आप समझो प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, वो केवल उनकी सेवा में रह जाएगा, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए जो हमने अब नया वर्जन है हम उसको लेकर इसमें दोस्तों चलने वाले हैं। बहुत एंटरटेनिंग फिल्में हैं, किड्स और बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाली है। शुरुआत में हो सकता है आपको इसमें थोड़ी सी रिसेम्बलेंस, थोड़ी सी झलक, आपको ऐसा लगा अरे मिस्टर इंडिया में भी कुछ कुछ ऐसा ही था, ऑर्फनेज था, लेकिन उसका मैंने कुछ इसमें कॉपी नहीं किया है। मैं जब इसको रिवाइज़ कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा हाँ इसकी ना कुछ कुछ झलक ऐसी आ रही है, जैसे इसका नाम अजय भैया, मोंटी भैया, उसमें क्या नाम था उनका, कैलेंडर, तो इसमें नाम मोंटी है, ऑर्फनेज है, बस इतना ही थोड़ी थोड़ी आपको इसमें रिसेम्बलेंस आपको मिलेगी। और दोस्तों यूँ तो मैं अपनी हर फिल्म में बहुत मेहनत करता हूँ, अंदर तक की सोल के साथ मैं उसमें, आपको पता है एंड तक कुछ ना कुछ स्टोरी नहीं होती। स्टोरी स्क्रीन प्ले में बहुत फ़र्क होता है। शॉर्ट में ऐसे समझो स्क्रीन पे जो चल रहा है उसको हम स्क्रीन प्ले कहते हैं, उससे पूरा फॉर्मेट होता है। तो मैं अपनी पूरी सोल लगा के, आत्मा लगा के उसको जो हूँ लिखता हूँ। लेकिन जितनी मेहनत दोस्तों मुझे इस फिल्म के लिए करनी पड़ी है,
क्योंकि जितना डेटा मुझे इसमें कलेक्ट करना पड़ा, जितनी रिसर्च करनी पड़ी, आप खुद देखोगे कि मैंने कोई भी चीज़ रैंडमली मैं नहीं लगता हूँ। जैसे आप स्टार कास्ट भी देख रहे होंगे तो रैंडमली कुछ नहीं है इसके अंदर। आखिरी बात, इस फिल्म के अंदर दोस्तों क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा है तो इस फिल्म की पेस जो है वो थोड़ी सी तेज़ रहेगी, नहीं तो फिल्म 3 घंटे में भी बन नहीं पाएगी। ठीक है, तो फिल्म आप ऐसे सोच के चलना जल्दी जल्दी पेस हो रही है। दोस्तों सबसे पहला सीन, स्क्रीन पर इस तरह का एक इंडिया का मैप आ रहा होगा जिसमें कि सब जगह खजाना दिख रहा होगा और पीछे से एक वॉइस ओवर आएगी एक भारी आवाज़ में, चाहे अमिताभ बच्चन जी हों या कोई और बड़ा हमारा स्टार हो जिसकी आवाज़ में दम हो, वो एक वॉइस ओवर आएगी। मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो अंग्रेज़ों को ये डर लगा कि हमारा जो ख़जाना है वो रेवोल्यूशनर्स और फ्रीडम फाइटर्स चुरा ना लें, इसलिए उन्होंने उसको जगह जगह उसको एक जगह ऐसी जगह छुपाया और उसके क्लूज़ उन्होंने जगह जगह उसको रख दिए। लेकिन जो उसका और ये सोचा कि जब ये आंदोलन ख़त्म हो जाएगा तब हम अपने इसको वापस ले लेंगे क्योंकि इंडियंस तो इस क्लू तक वहाँ पर पहुँच ही नहीं सकते। लेकिन जो दोस्तों इसका मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट था जिसने इसकी स्ट्रेटेजी बनाई उसकी डेथ हो गई और 47 में इन्हें देश छोड़ के जाना पड़ गया। तो ये ख़जाना यहीं छोड़ गया और इन्हें पता ही नहीं चला कि हम ख़जाना लेके कैसे आए, क्योंकि उन्होंने इस तरह से क्लूज़ में इसको रख दिया था। और जिन्होंने इसमें रखा था, इस पर काम किया था, वो अलग अलग दिशाओं से अलग अलग जगह से उसमें आए थे। तो एक ही जगह पे हर जगह एक जना काम नहीं करता था, अलग अलग जने काम करते थे, तो किसी को नहीं पता कि ख़जाना कहाँ पर है। अब कई अमेरिका की जो ट्रेजर हंटर्स थे, ट्रेजर ढूंढने वाले, उन्होंने अपनी किताबों में इसका जिक्र किया। क्यों? कुछ ब्रिटिश ट्रूप्स ने देश छोड़ने के बाद, हमारा 1947 के बाद, इसके बारे में जिक्र किया कि एक सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ख़जाना जो है वो इंडिया में हम ऐसे ऐसे छुपा कर आए, लेकिन कहाँ छुपाया हमें पता नहीं। कुछ भारतीय वर्कर्स ने भी इसकी पुष्टि करी उन ट्रेजर हंटर्स से, तो कई किताबों में इसकी जानकारी थी, मतलब इसका जो है जिक्र था। ये हम सब कुछ अभी केवल स्क्रीन पर, फर्स्ट स्क्रीन पर दोस्तों ये आ रहा है। और क्योंकि उस समय का जो कैंटनमेंट एरिया था, आर्मी का एरिया था, वो हमारे पुणे में था, तो बस सबको ये पता था कि इसका जो पहला क्लू है वो सबसे पहला क्लू पुणे में कहीं पर है। ठीक, अब दोस्तों आते हैं हम इस सीन के बाद जो हमारा पहला सीन होगा। तो पहले मैं आपको हीरो और ऑर्फेनेज के बारे में बता देता हूँ। हीरो 25 साल का एक लड़का है जिसका नाम है अजय वर्मा। वो एक ऑर्फेनेज चलाता है किराए पर। ऑर्फेनेज मतलब अनाथ आश्रम। उसमें कम से कम 20-25 बच्चे रहते हैं, 7 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे, और उनको वो अच्छी तरह ठीक तरीके से टेक केयर करके रखता है। वो देखने में ऐसे नहीं लगेंगे पुअर वगैरह, अच्छे स्मार्ट बच्चे लगेंगे वो, और इंटेलिजेंट भी उसमें कुछ लोग होंगे। इसके साथ ही दोस्तों इस अनाथ आश्रम में वो ओल्ड एज होम भी चलाता है, यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं उनके लिए भी वो वहाँ पर ये अनाथ आश्रम चलाता है। और एक इसका असिस्टेंट है, वो भी अनाथ है, अजय भी अनाथ है, तो सब बच्चे उसको कहते हैं अजय भैया, नाम है अजय वर्मा। और एक उसका असिस्टेंट है थोड़ा सा फ़नी टाइप का, जो जैसे सर्किट हो गए हमारे मुन्ना भाई में, तो उसका नाम है मोंटी, तो इसको सब लोग मोंटू भैया कहते हैं, मोंटू भैया या मोंटी भैया, एक्चुअल नाम उसका मोंटी। अब दोस्तों सबसे पहला सीन आता है। पहले सीन से ही दोस्तों प्रॉमिस है मैं आपको बांध कर रखूँगा कहानी में। संडे का दिन है, सब लोग उस ऑर्फेनेज में 10-11 बजे के आसपास सब बच्चे जो हैं खेल रहे हैं। अजय के भी साथ मोंटी भैया भी उसमें सब साथ खेल रहे हैं, और जो ओल्ड लोग हैं वो सब, मतलब सब के सब संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक ही जगह एक ही खेल खेल रहे हैं सब, वहाँ पर पकड़म पकड़ाई वगैरह सब लोग आपस में वो खेल रहे हैं, एक सब लोग, और उसको एंजॉय कर रहे हैं। अचानक से उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति की, ओल्ड एज व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है और उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है, और सारे के सारे बच्चे वहाँ पर और सब ओल्ड एज जितने भी हैं वो हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो यही दोस्तों उनकी फैमिली है। अब रात में डॉक्टर कहता है कि हमें अजय साहब, इसके लिए हमने दिन में आपको बताया नहीं था, एक इतने महंगे इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो नॉर्मल दवाइयों से इनका बच पाना मुश्किल है। और वो इंजेक्शन जो है दोस्तों कई सारे लगेंगे, 5-5 लाख रुपए के कई सारे इंजेक्शन लगने हैं। अब वो तो इनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो खर्चे ही बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। तो रात में हीरो और मोंटी, अजय और मोंटी हॉस्पिटल के पार्क में अफसोस कर रहे हैं कि हम लोग भी ऐसे ही अनाथ थे, हमारे भी माता पिता जो हैं इलाज के अभाव में उनकी डेथ हो गई थी। दोनों पेरेंट्स जो हैं दोनों के ही नहीं हैं। तो हीरो विश करता है काश मेरे पास ऐसा कोई ख़जाना हाथ लग जाए जो मैं दुनिया की, भारत की सारी गरीबी मिटो दूँ। अब वो ये कहता है कि मैं कल को जितने भी हमारे शहर के अमीर लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, मैं उनके पास जाकर उनसे ये मदद मांगूंगा और अपने आप को वहाँ पर मॉर्गेज रखूँगा कि आप मेरे को मॉर्गेज कर लो। सुबह को 10-11 बजे वो ये सब काम करता है, लेकिन उसे हर जगह से निराशा हाथ लगती है। जब वो दोपहरी में सब जगह से निराश होकर आ रहा होता है कि कहीं से भी उन्हें आशा हाथ नहीं लगी, मतलब सफलता हाथ नहीं लगी, तो एक हिस्टोरियन होता है, हिस्ट्री के प्रोफेसर पूना के, उनका नाम है अनिरुद्ध पूनावाला, हैं लगभग 40-45 साल के, और उनके जो है रोड एक्सीडेंट होता है। 3 गाड़ियाँ विलेंस की उसका पीछा कर रही होती हैं और ज़बरदस्ती उसको हिट करती हैं और उसका बैग छीनने की कोशिश करती हैं। तो ये अजय और मोंटी उसका पीछा करते हैं और बैग को किसी तरह उनसे छुड़ा लेते हैं, और वो एक स्कूल जाती वैन को रुकाकर उन्हें उसमें डालकर दोनों जने ये उसी हॉस्पिटल में ले जा रहे होते हैं जहाँ इनका वो
बुजुर्ग व्यक्ति एडमिट है। हॉस्पिटल जाते वक्त दोनों की आपस में बातचीत होती है कि तुम कौन हो। वो अजय बताता है मैं ये काम करता हूँ, ऑर्फनेज चलाता हूँ। वो कहता है मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर हूँ, लेकिन बाकी कुछ नहीं बताता हूँ। अब दोस्तों बात क्या है कि ये जो अनिरुद्ध पूनावाला जो प्रोफेसर हैं, इन्हें पूना में वो एक क्लू मिल चुका है और ये उस खजाने की खोज में मुंबई आए हुए हैं और वो विलेन से इनका पीछा कर रहे हैं। तो जब ये इनको हॉस्पिटल में ले जाता है और इसको ना आंखों से दिखना बंद हो जाता है उस प्रोफेसर को, तो ये हीरो को वो खजाने के बारे में सब बताता है और कहता है ये खजाना भारत का खजाना है, ये अंग्रेज़ों का खजाना नहीं है, इन्होंने हमसे चुराया तो हमारा ही तो खजाना हुआ, ये गोल्ड ऑफ इंडिया है और तुम प्लीज़ इसे मेरे लिए ढूंढना। और अपना वो बैग देता है मैप वगैरह क्लूज से भरा हुआ और अपने फैमिली का कॉन्टैक्ट नंबर देता है और कहता है जिस तरह से तुम अपने ऑर्फनेज का ध्यान रखते हो, वचन दो ऐसे ही तुम मेरे भी पेरेंट्स का, जो बुजुर्ग पेरेंट्स है, पति मिसेस का और 2 छोटे बच्चों का ध्यान रखोगे, वचन देता है। और खुली आंखों से दोस्तों, खुली आंखों से वो उसकी डेथ हो जाती है और हीरो उसकी आंखों को बंद करता है। उसके वाइफ और किड्स वगैरह को बुलाया जाता है, अजय बुलाता है। उसकी एक सिस्टर आती है बेंगलोर से जो जॉब करती है, उससे उसकी नोक-झोंक होती है। हीरोइन तो चाहिए, उसके बिना तो दोस्तों कहानी बनेगी नहीं। उसका नाम है इस फिल्म में अनुपमा, थोड़ी सी गुस्से वाली है। अब वो उसको डाउट करती है कि ये इसी ने इसको टक्कर मारी होगी, हालांकि वो सब वाइफ और स्टाफ इंटरवीन करता है कि नहीं ऐसा नहीं है। जब ये नोक झोंक हो रही होती है तभी एकदम से जो बच्चे होते हैं वो दूसरे रूम से चिल्लाते हैं अजय भैया, अजय भैया। वो बुजुर्ग जो है हमारे, जिनको भी इनका नाम रखा जाएगा, वो जा रहे हैं, मतलब उनकी वो उन्हें देखो क्या हो गया। तो जब तक वो वहाँ पर पहुँचता है भागता भागता हाँफता हाँफता 3-4 रूम छोड़कर या छोटे से उस कॉरिडोर में, तब तक उसकी उस ओल्ड एज व्यक्ति की भी हीरो से हाथ पकड़ के उसकी डेथ हो जाती है। सब लोग आंसू में डूबे हुए, सब बच्चे ऐसे रो रहे हैं जैसे उनका परिवार का कोई सदस्य चला गया, क्योंकि दोस्तों उनके लिए तो वही उनका परिवार है। उसी शाम को मुंबई में ही एक साथ एक ही जगह 2 फ्यूनरल्स हो रहे हैं। फ्यूनरल्स मतलब अंतिम संस्कार, उस बुजुर्ग व्यक्ति का भी जो मरे हैं और जो अनिरुद्ध पूनावाला जो हिस्ट्री का प्रोफेसर है उसका भी। हीरो बाद में और सब लोग बुजुर्ग लोग जो हैं उसकी वाइफ से हाथ जोड़ के मिलते हैं, उसको ढांढस बताते हैं उसकी वाइफ को। सेम नाइट रात को बैठे हुए अजय और मोंटी बैठे हुए हैं और वो ये सोच रहे हैं क्या है खजाने वाली स्टोरी सही है। मोंटी तुझे क्या लगता है कुछ उसकी बातों में जान? मुझे लगता है शायद भगवान ने हमारी सुन ली, क्योंकि कल तो हम कह ही रहे थे हमें कोई खजाना मिल जाए, हम बस उसको नहीं बचाए पर प्रोफेसर को, और ईश्वर ने हमें जो है वो उसके रूप में एक व्यक्ति भेज दिया। लेकिन मोंटी को इस सब पे डाउट है। वो कहता है कि मैंने ऐसे कई लोगों के बारे में सुना है जो पूरी ज़िंदगी बुढ़ापे तक इस खजाने को ढूंढने में रह जाते हैं। वो कहता है कि नहीं देखो, अमेरिका में बहुत लोगों ने खजाने ढूंढे, तो हमें उम्मीद है हम भी ये खजाना ज़रूर ढूंढेंगे। अब वो उसका चेक करता है दोस्तों बैग, और तो उसमें मैप वगैरह निकलते हैं और उसमें एक क्लू पड़ता है जो उसे मरने से पहले असिस्टेंट उसने बताया था प्रोफेसर ने। ये सब क्लूज़ दोस्तों मैंने लिखे हैं और मैं ज़्यादा क्लूज़ नहीं बताऊँगा वरना समय बहुत लगेगा। 7 ज़मीनों की आखिरी दुनिया, ये उसको आगा खान पैलेस पुणे का, वहाँ से ये मिल गया था किसी तरह क्लू। 7 ज़मीनों की आखिरी दुनिया, जहाँ बैठा हो सबसे बड़ा बंदर। अब इसमें मैंने राइमिंग का भी बहुत ध्यान रखा है। बंदर के कान में अंदर से खो जाओ, नक्शा देगा वो खुद अपने से अंदर। बंदर और अंदर की राइमिंग मिला दी, यानी कि 7 ज़मीनों की आखिरी दुनिया मुंबई 7 आइलैंड से बना था। ठीक, आखिरी दुनिया मतलब सबसे लास्ट वाला जो उसका टापू था, जहाँ बैठा हो सबसे बड़ा बंदर, यानी कि अपोलो बंदर वो जगह है जहाँ पर उसको एरिया बोलते थे जहाँ पर ये सबसे बड़ा बंदर कुछ है। गेटवे ऑफ इंडिया में आपको बता देता हूँ। अब बंदर के कान में कुछ खो जाओ, यानी उसमें कुछ उसे कुछ करना है। गेटवे ऑफ इंडिया में प्रैक्टिकल है दोस्तों, करा जा सकता है फिक्शनल फिल्म में, और नक्शा देगा वो खुद अपने से अंदर। अब वो यही बस एक एक क्लू करके ये आगे बढ़ते जाएंगे। अब इन्हें ये दोस्तों ये तो समझ में आ गया 7 ज़मीन जो है मुंबई है, लेकिन ये बंदर वाली बात समझ नहीं आती। तो ये अगले दिन पुणे के लिए निकलते हैं और उसे हिस्टोरियन के बारे में इंक्वायरी करते हैं जगह जगह। तो कुछ लोग कहते हैं कि वो थोड़ा सनकी था, उसको जो है उसका सनक था उसके ट्रेजर के बारे में सर्च करने का। लेकिन उसके कॉलेज के पास जाते ही उसको एक ग्रुप मिलता है स्टूडेंट्स का जो उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं और कहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट थे और उन्हें बाकी कन्विक्शन था कि नहीं इस तरह का कोई ट्रेजर है। और वो उन विलेंस के बारे में बताते हैं कि एक बहुत बड़ा गैंग है, 3 भाई हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इलीगल बिजनेस चलाते हैं, और वो उसके पीछे पड़े हुए हैं किसी तरह वो उससे मैप वगैरह ले लें। और प्रोफेसर उनके लिए वो सर्च करता है, लेकिन प्रोफेसर ने ऐसा करने से मना कर दिया। लास्ट में 2 स्टूडेंट्स, एक लड़का एक लड़की, कॉलेज के बाहर खड़े हुए सब चुपचाप देख रहे हैं। जब वो ग्रुप हट जाता है तब वो वापस उसके पास आते हैं, हीरो के पास, और वो कहते हैं कि हम सर के साथ क्लोजली काम करते थे, सर अपनी रिसर्च का काम हमें भी बताया करते थे, करते अकेले थे, तो हमें इसके बारे में सब कुछ पता है। आप प्लीज़ हमें इस सर्च का हिस्सा बना लीजिए। हाँ, और हम लोग वैसे भी रिसर्च के स्टूडेंट हैं तो हमें कॉलेज डेली जाना नहीं होता, हमारी तरफ से हमारे सर को एक ट्रिब्यूट होगी। तो और हम आपको हिस्ट्री के जो फैक्ट्स या डिटेल्स होंगी इस क्लूज़ को सर्च करने में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों इनका काम क्या होगा बाद में, ये ना उसको कवर किया करेंगे। जब भी पुलिस वगैरह ने अरेस्ट कर लेगी तो
इन्हें छुड़ा के लाना, ये इन 2 लड़कों का काम हुआ, लड़के लड़कियों का। इनका लव चल रहा है, आपस में कपल हैं या नहीं, ये हमने इसमें कुछ अभी शो नहीं किया है। अब दोस्तों ये हीरो और मंटी ये यहाँ से जाते हैं उसके घर पुणे, अभी तक तो इंक्वायरी कर रहे थे। पुणे जाते ही वो कहता है अनुपमा है यहाँ पे। वो उस अनुपमा से इतना डरता है वो, जो उसकी एक्ट्रेस बनने वाली है, यानी प्रोफेसर की सिस्टर। वो उसको देख लेता है तो वो फिर उससे झगड़ पड़ती है। तो कहता है यार मैंने तुम्हारी कोई भैंस खोली हुई है जो तुम मेरे को देखते ही जो है इस तरह से तुम पागल हो जाती हो। खैर वो बताता है कि मेरे प्रॉमिस किया था प्रोफेसर से कि मैं आपकी फैमिली का ध्यान रखूंगा। फिर उसमें आर्ग्यूमेंट हो जाता है क्यों रखोगे। तो खैर एंड में ये तय होता है कि जो भी हमें मिलेगा उसका सर्च करके ट्रेजर 50% आपका 50% मेरे ऑर्फेनेज का होगा। वाइफ जो है लास्ट में शो करती है उसकी अनिरुद्ध की कुछ फाइंडिंग्स और आर्टिफैक्ट्स उसके रूम में कि ये मैप्स वगैरह थे। तो जो रेलिवेंट चीज़ें थी मैप इससे संबंधित, सर्च से संबंधित, वो उसे ले लेता है अमानत के तौर पे। तो वो भी कहती है कि हमें 7 ज़मीन तो समझ आ गया, बंदर वाली बात अभी तक समझ नहीं आ रही है, बंदर कौन है सबसे बड़ा बंदर। दूसरी तरफ सीन दिखाया जा रहा है कि विलेंस रिग्रेट कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं कि हम वो बैग नहीं ले पाए। दोस्तों थोड़ा मज़ा आ रहा है आपको, कितना सस्पेंस जो है थ्रिलर से भरी हुई फिल्म मैं आपको ये सुना रहा हूँ। अब उन्हें वो कहते हैं यार अफसोस हो रहा है कि हम वो बैग नहीं ले पाए। तो उन्हें पता चलता है अजय नाम का लड़का है जो अजय भैया के नाम से फेमस है वहाँ पर। भैया यानी कोई वैसा बदमाश वाला भैया नहीं है कोई। तो उन्हें उसके ऑर्फेनेज के बारे में पता चलता है और वहाँ बच्चों से जाके पूछताछ करते हैं और उसके बैग के बारे में। 2 इंटेलिजेंट बच्चे दिखाए जाएंगे जो वहाँ सबसे बड़े हैं 12 साल के, जैसे मिस्टर इंडिया में थे ना दोस्तों, एक आफ्ताब शिवदासानी और एक और थे जो डांस करते थे। ऐसे मैंने वहाँ से कुछ कॉपी नहीं किया, उसमें से बता रहा हूँ कि ऐसे 2 बच्चे हमें चाहिएंगे। बच्चे सारे के सारे उस्ताद हैं, अभी बाद में बताऊँगा इसमें क्या होगा, यही विलेंस को मज़ा चखाएंगे लास्ट में। अब वो वापस आते वो दोस्तों, ऑर्फेनेज फ़ोन करता है कि सब ठीक ठाक है या नहीं। तो वो बताते हैं कि भैया ऐसे ऐसे कुछ लोग आए थे और वो बैग के बारे में पूछ रहे थे। बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं अभी तक बैग के बारे में, तो वो एकदम समझ जाता क्या है। अब वो जो 2 स्मार्ट बच्चे हैं वो उस बैग की खोज करते हैं कि भैया ने बैग जो है यहीं कहीं रखा होगा, उन्हें उसकी एक जगह पता होती है। तो वो उस जगह को निकालते हैं, मतलब एक रसोई में कपबोर्ड होता है, कपबोर्ड को हटाओ तो उसकी दीवार में एक जगह थी, वहाँ पे उसने बैग रखा हुआ था। तो वो उस बैग में सब कुछ पढ़ लेते हैं, उन्हें पता लग जाता है हाँ भाई कोई मैप के खजाने के बारे में है। और वो एक अंडरग्राउंड दोस्तों उन्होंने एक छोटी सी जगह बनाई हुई होती है अलमारी के नीचे, छोटी सी एक अंडरग्राउंड जगह, उसमें वो उसको छुपा देते हैं कि वहाँ तो बैग कोई भी चोरी कर लेगा, यहाँ अंडरग्राउंड में कोई नहीं करेगा। उसके ऊपर टाइल्स वगैरह बिछी हुई होती हैं। अब जब वो पुणे से आ रहा होता है दोस्तों हीरो हमारा, तो अपोलो फार्मेसी आपको पता है फार्मेसी की शॉप है, तो वो देखता है जिसकी पुणे और मुंबई ब्रांच लिखी होती हैं। और अपोलो के ऊपर बंदर जो कूद रहा होता है उसकी छत के ऊपर, जो टीन शेड आगे डली हुई होती है। तो एकदम से उसका दिमाग क्लिक करता है, अरे सबसे बड़ा बंदर अपोलो बंदर, हमारी 7वां टापू जो है उसको अपोलो बंदर कहा करते थे। उस जगह गेटवे ऑफ इंडिया में हमारा जो है ये अगला क्लू है। अब दोस्तों ये रात में जाकर ऑर्फेनेज में विलेंस के बारे में पूछता है और हीरो जो है हर चीज़ समझ जाता है कि अब विलेंस इनके पीछे पड़ गए हैं। और वो अपना बैग चेक जब करता है उसे बैग नहीं मिलता। बच्चे पीछे से कहते हैं भैया आपने जिस जगह रखा है ना यहाँ कोई भी चोरी कर लेगा, हमने ऐसी जगह रखा है। तो हीरो को भी नहीं पता था बच्चों ने ऐसी जगह बनाई हुई है, छोटी सी गड्ढा खोद के, और उसके ऊपर मतलब काफ़ी बड़ी जगह है वो, और उसमें जो है उन्होंने वो टॉफ़ी वगैरह छुपाने का काम करते हैं। तो उसके ऊपर टाइल्स वगैरह ढक के, अलमारी ढक के उन्होंने वो उसमें छुपाया हुआ है। अब हीरो उनको बच्चों को सारी बात ये बता देता है रात में। अब ये दोनों बच्चे भी उसकी रिसर्च का हिस्सा होंगे, लेकिन कुछ समय तक। नेक्स्ट डे जब ये गेटवे ऑफ इंडिया के लिए जा रहे होते हैं दोनों बच्चों को साथ लेकर, तो ये तो चले जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया, और पुणे के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों वो भी इसके साथ साथ हो लेते हैं। पीछे से अनुपमा भी ढूंढते हुए आ जाती है और फिर इसका पता कि वो कहाँ पे है। तो बच्चे बताते हैं गेटवे ऑफ इंडिया गए हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया पे जैसे ही वो अनुपमा को देखता है, अरे फिर आ गई है यहाँ पर। तो इससे इसने प्रॉमिस किया था कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें तब बुलाऊंगा। प्रॉमिस तो कर दिया था कि मैं हर रिसर्च में तुम्हें सर्च में साथ रखूंगा, तुम्हें जब जरूरत होगी बुला लूंगा। अरे यार फिर यहाँ पर आ गई तंग करने के लिए। खैर दोस्तों सबसे पहले तो गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर चढ़ता है, किसी भी तरह चढ़ जाता है, और बच्चे उसको कवर करते हैं। पुलिस वाले का ध्यान भटकाएंगे, ट्रैफिक पुलिस का ध्यान भटकाएंगे ताकि इसे कोई देख ना पाए। तो बाहर तो इसे कुछ मिलता नहीं। अब उसको कहता है कान के अंदर खुजाओ, आपने देखा होगा। तो वो किसी तरह अंदर चढ़ता है गेटवे ऑफ इंडिया के अंदर। और दोस्तों इस तरह की फिल्म की शूटिंग के लिए परमिशन वगैरह सब मिल जाती है। तो अंदर जब वो जाता है तो अंदर काल्पनिक है ये, तो वहाँ एक कान जैसी कुछ आकृति बनी हुई होगी इमेज, और वो उस टाइल्स को हटा के देखता है तो वहाँ उसको एक गोल्ड कॉइन, हर जगह उसको एक गोल्ड कॉइन मिलेगा और एक कपड़ा मिलेगा। उस कपड़े पे वो अगला क्लू लिखा हुआ होगा। दूसरी तरफ इंटरकट सीन में विलेंस जो है उस ऑर्फेनेज में फिर जाएंगे, और जैसे ही वो उस प्रीमिसेस में एंटर कर रहे होते हैं तो एक पुलिस वैन आ जाती है और उसको देखकर वो चले जाते हैं, और नेबर वगैरह भी देख लेते हैं। अब दोस्तों उस कपड़े पे लिखा होता है, ये बस मैं आपको 2-3 बताऊंगा कि सही पहुंचे तुम आखिरी दुनिया। उसने कहा था ना आखिरी दुनिया, 7 ज़मीनों की आखिरी दुनिया। तो वो कहता है कि सही पहुंचे तुम आखिरी दुनिया। बंदर बोले अगली कड़ी राजा के पास, राजा जो हम तुम और सबको पढ़ाए और समय दिखाए सूरज को एक साथ, जो समय दिखाए सूरज को एक साथ। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के ना हीरो हर बार पता लगा लेता, अच्छा ये राजा बाई क्लॉक टावर है जहाँ यूनिवर्सिटी है। यानी उसने कहा था ना कि जो हम तुम और सबको पढ़ाए राजा बाई क्लॉक टावर यूनिवर्सिटी कैंपस,
और दोस्तों ये सभी जो मैंने इसमें वो रखे हैं ना लोकेशंस, वो सब 1947 से पहले की रखी हैं, वरना फिर तो सब कुछ झूठा लगेगा। तो 47 से पहले की चीज़ें हमने इसमें रखी हुई हैं। ये 1880 में बना। किसी तरह दोस्तों ये भागे भागे 12:30 तक वहाँ पहुँचते हैं, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, और किसी तरह उसके टॉवर में घुस जाते हैं और सब लोग इसको कवर कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड का ध्यान भटका देते हैं। 1:07 उसने कहा ना, समय दिखाए सूरज को 1:07, यानी घंटी में जब 1 और 7 आ रहे होंगे, 1:07 तब वहाँ कुछ होगा। तो जैसे ही वो 1:07 बजता है, 1:07, तो वहाँ मशीनरी में कुछ ट्रिगर होता है और वो किसी तरह वो वहाँ से एक बॉक्स निकाल लेता है, और उसमें फिर वो एक दोस्तों एक गोल्ड कॉइन और एक वो कपड़ा। गोल्ड कॉइन को लेकर इनका पहले विवाद होता है कि गोल्ड कॉइन रखे है कौन, तो अनुपमा ही ले लेती है कि लाओ भाई गोल्ड कॉइन मैं ही रखूंगी, मुझे तुम पे विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, वो उसको दे देता है। अब दोस्तों उसमें फिर आता है, पानी का फव्वारा जब फूल बरसाए, जब दोनों चरण दबाओ देवी के, तब प्रसन्न देवी गर्भ से खजाना बरसाए। देवी के और बरसाए, रिदम आ गई दोस्तों। अब मोंटी इतना एक्साइटेड कि देवी जो है उसी के वहीं पर खजाना है, यहीं मुंबई, खजाना जो है मुंबई में ही है। रात को 11 बजे ये लोग पता लगा लेते हैं कि वहाँ पर एक फ्लोरा फाउंटेन है चर्च गेट पे, 1864 में, वहाँ रोमन गॉडेस की एक इस तरह की एक मूर्ति लगी हुई है। तो जैसे उसके पैर वैर दबाते हैं, उसकी ना नाभि में से, नेवल में से एक छोटा सा होल निकलता है, और वो फिर उसमें से कॉइन और कपड़ा निकालते हैं। फिर उसमें दोस्तों को एक मैसेज होता है। तो मोंटी को इतना गुस्सा आता है कि हम तो सब बुढ़े हो जाएंगे इसी सर्च में, और तुम्हें क्या लगा गुस्से में, देवी क्या अपनी नाभि से खजाने की बारिश करेगी, लो अब एक और कड़ी। तो वो उसको ना विश्वास अभी तक नहीं है। अब मैं एक आखिरी मैसेज पढ़ रहा हूँ, फिर मैं आपको लास्ट का ही मैसेज पढ़ूंगा। मत हो निराश, खजाने की चिट्ठी भी खजाना ही होती है, अगली कड़ी मिलेगी वहाँ जहाँ मुंबा देवी झोंपड़े में धर्म और सत्य की रक्षा करती है। तो पहले तो सिर में दर्द होता है, ये क्या है, तो हीरो पता लगा लेता है फिर से कि मुंबा देवी झोंपड़े में धर्म और सत्य की रक्षा करती है, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट में ऊपर जो लाल वाली कैनोपी है, इसके अंदर कोई अगला क्लू इन्होंने छुपाया हुआ है। अब दोस्तों रात में जब ये जाते हैं, तो रात में तो जाना संभव नहीं है हाई कोर्ट में, और उसी दौरान उसको वो एक्सीडेंट से एक्ट्रेस को बचा लेता है। तो एक्ट्रेस थोड़ी सी उसके लिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। रात में ये ऑर्फेनेज जाते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि ऐसे ऐसे वहाँ पर विलेंस आए थे, तो ये डिसाइड करते हैं ये दोनों स्मार्ट बच्चे हैं, ये अब यहीं पर रुका करेंगे क्योंकि इनकी छुट्टी भी चल रही है। और जो अनुपमा है वो भी, और पुणे वाले बच्चे भी, दोनों वो ऑर्फेनेज में रुक जाते हैं। दोनों पुणे वाले बच्चे नहीं, पूरे एडल्ट लोग हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे। अब दोस्तों पूरी रात में ये जितने भी बच्चे हैं और जितने भी बुजुर्ग हैं, ये पूरी रात में घर में एक ट्रैप बनाते हैं। ट्रैप कैसा, जैसे दरवाज़ा खोलो तो बाल्टी पानी की भरी हुई जो है वो उनके मुंह पर आके लगेगी विलेंस के, कुछ दरवाज़ा खटखटाएंगे तो कंचे बिखर जाएंगे, ठीक है ना, कहीं पर जो है कुछ और चीज़ इनके लगेगी, कहीं लोहे की चीज़ जो है उनको सिर पे आके लगेगी, कहीं सिर पे ऊपर से कुछ गिरेगा, इस तरह का ट्रैप। अब आप समझ गए ये क्या करने वाले हैं। बहुत फ़नी 7-8 मिनट का सीन होगा वो। अब सुबह को जब ये बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं कि हम जा रहे हैं ऐसे ऐसे अगली सर्च पे, और कोई बात हो तो 100 नंबर की इमरजेंसी घुमाते हैं, तो जैसे ही वो दरवाज़ा पकड़ते हैं ना, कोई जैसे दरवाज़ा पकड़ के कोई खड़ा हो रहा है, तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, शोर मचाते हैं सब लोग, कि उन्हें क्या पता बड़े लोगों को कि इन्होंने क्या कर रखा है। तो ऐसे कभी अनुपमा कुछ कहीं पर हाथ लगा खड़ी होती, नहीं 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 कुछ मत करो, कुछ मत करो, बताते कुछ नहीं है हो क्या रहा है। फिर जब वो मेन गेट पे जा रहे होते हैं वहाँ कुछ करते हैं, नहीं 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 इसको मत ना पकड़ो। तो इस तरह से अब वो समझ नहीं पा रहे शोर क्यों मचा रहे, बोले कुछ नहीं आप ऐसे ऐसे चले जाओ। खैर दोस्तों वो बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ उन्हें फिर क्लू मिल जाता है, और पुलिस वाला इस बार इनके पीछे पड़ेगा, किसी तरह वहाँ से बच जाते हैं। फिर अगला क्लू मिलता है इनको CST रेलवे स्टेशन का। तो वहाँ पे आप ये लेडी देख रहे हो, ये 16.5 फुट का दोस्तों एक टॉवर है, इसका नाम है स्टैच्यू ऑफ प्रोग्रेस। ये मार्बल की बनी हुई है, किसी तरह ये ऊपर पहुँच के वहाँ भी उसके पेट से मार्बल में से कुछ ना कुछ कॉइन, हर बार कॉइन और क्लू निकाल लेंगे, और क्लू ये सॉल्व कर लिया करेगा थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद। और पुणे के जो स्टूडेंट्स हैं दोनों, वो इसकी दोस्तों इसमें हेल्प करेंगे। इंटरकट सीन, इंटरकट का मतलब क्या होता है, जब एक तरफ ये चीज़ चल रही है तो दूसरी तरफ सेम चीज़ और चल रही है, एक स्क्रीन पे नहीं, एक ही समय पे। तो कभी ये सीन दिखा रहे हैं, कभी ये सीन। तो दोस्तों विलेंस पूरी तैयारी के साथ घर पे करते हैं अटैक। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ जाओगे कि उस अटैक में उन विलेंस की चटनी ही बनने वाली है, कि कभी तो उनके वो बाल्टी भरी हुई पानी कुछ मुंह पे लगती है, कभी उनके लोहे का कुछ लगता है, और वो घर में एंटर ही नहीं कर पाते। एंटर ही करते हैं बस लॉबी तक, वहीं से उनको वो खूनम खून हो जाते हैं। पुलिस बुला ली जाती है, पुलिस कुछ भाग जाते हैं, कुछ अरेस्ट हो जाते हैं। अब हीरो और उसकी टीम को समझ आता है ये बच्चे सुबह से इतने शोर क्यों मचा रहे थे कि दरवाजा मत पकड़ो और ये मत पकड़ो और ये मत ना पकड़ो। खैर पुलिस पूछती है भैया आपके पीछे क्यों पड़े हुए हैं विलेंस। तो वो एक झूठी थ्योरी बता देता है अजय भैया कि शायद ये बच्चों को किडनैप करना चाह रहे हैं बेचने के लिए, और जितने भी ओल्ड मैन हैं उन्हें किडनैप करके उनकी किडनी बेच देंगे। पुलिस कहती है हाँ ऐसा हो सकता है। खैर उन्हें दोस्तों 24 घंटे के गनमैन मिल जाते हैं, 24 घंटे के उस ऑर्फेनेज को। अनुपमा जो है बच्चों से और बड़ों से और भी ज़्यादा क्लोज हो गई है, तो उसका जो हमने थोड़ा सा एक रूप दिखाया था गुस्से वाला, केवल शुरू में दिखाया था। अब दोस्तों उसी शाम को ये सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि भाई इस सर्च को करने के लिए, क्योंकि अब हमें ये शनिवार वाड़ा मराठों का महल था पुणे में, वहाँ जाना पड़ेगा। तो हमें तो ऐसे पता नहीं कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो हम ये कैसे करेंगे। तो कहते हैं वो जो गोल्ड कॉइन है हम उसको बेचते हैं, उससे जो सब खर्चे करेंगे, फिर जब गोल्ड जितना बचेगा उसको आधा आधा कर लेंगे, कोई बात नहीं,
ठीक है। और उसमें दोस्तों वो अनुपमा थोड़ा बड़ा दिल दिखाती है क्योंकि बच्चों से लगाव कर चुकी है कि पहले तो अपना खर्चा कर लो फ्लाइट वगैरह का आने जाने का, और फिर बाद में कहती है कोई बात नहीं, आप अभी गोल्ड आप रख लो, आप अपने जो किराने का सामान है या और खर्चे हैं बच्चों के वो पूरे कर लो, पुणे के लिए तो मैं अपनी सैलरी के जो मेरे बचे हुए पैसे मैं अपनी भाभी का ध्यान तो मैं उनसे भी रख लूँगी। अब दोस्तों कांस्टेबल से एश्योरेंस लेकर कि हाँ भाई सब ठीक ठाक आप ध्यान रखना, ये पाँचों पुणे के लिए निकलते हैं। शनिवार वाड़ा जाते हैं, वहाँ पे फिर वो इनको गोल्ड कॉइन और क्लू मिलता है। फिर दोस्तों यहाँ आगा खान पैलेस जाते हैं जहाँ पे गांधी जी को बंदी बना के रखा गया था, उस मतलब एक तरह से नज़रबंद करके रखा गया था। तो उसमें गांधी जी का चरखा और गांधी जी की एक लार्ज डेस्क होती है, उसमें एक तो गोल्ड कॉइन और एक इनको चाबी और मिलती है उस डेस्क में, वो कुछ ना कुछ छुपी हुई कहीं ना कहीं ये उस तरह से निकाल लेंगे, और एक मैसेज वही कपड़े पे। तो दोस्तों चाबी को देख के सब इतने खुश हो जाते हैं, उन्हें लगता है भाई अब हमें जो है खजाने की चाबी मिल गई। लेकिन खजाना मैं इतनी आसानी से तो बताने वाला नहीं हूँ दोस्तों, आप हैरान रह जाओगे कि मैंने खजाना कहाँ छुपाया होगा, सोच भी नहीं पाओगे आप, ऐसी जगह मैंने खजाना दोस्तों छुपाया है। ठीक है, हिंट दे देता हूँ, दिल्ली में कहीं पर छुपाया, लेकिन पूरे देश का टूर करने के बाद। अब दोस्तों ये उसी रात ये पता लगा लेते हैं कि काला पानी की जो सेलुलर जेल है, जो जिसको हम काला पानी की जेल बोलते हैं अंडमान निकोबार आइलैंड में, ये वहाँ पर उसी रात फ्लाइट लेके निकल जाते हैं और इतना कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई इसी चाबी से सब कुछ वहाँ पर होने वाला है। अब दोस्तों रात में ऑर्फेनेज पर जब इनकी तो फ्लाइट जा रही है, इसी ऑर्फेनेज पे फिर से अटैक होता है और बहुत ही इस बार वायलेंट अटैक होता है। उसमें कांस्टेबल को गोली लग जाती है और 2-3 विलेंस भी उस गोली में मर जाते हैं कांस्टेबल की गोली से। और बच्चे देखो डर गए, डेड बॉडीज देखना और उन्हें हराना दोनों चीज़ों में फ़र्क है, तो डेड बॉडीज देख के बच्चे जो है बहुत डर जाते हैं। हीरो को कोई कुछ नहीं बताता ताकि उसका जो है ध्यान भटके नहीं, और जो पुलिस का जो सीनियर होता है वो अब 2 कांस्टेबल की जगह 4 कांस्टेबल 4 गनमैन उसको वहाँ पे लगा देता है। अब दोस्तों ये जब वहाँ जाते हैं किसी तरह वहाँ उस सेल में तक पहुँच जाते हैं जिस सेल में उसका क्लू लिखा होता है, तो ये वहाँ जाके फिर निराश होते हैं। तो फिर से हमें जो है हमें गोल्ड कॉइन और जो है क्लू मिल गया, तो ये निराश बहुत होते हैं दोस्तों वहाँ पर जाने के बाद। और मोंटी तो बहुत ज़्यादा निराश होता है। फिर जब वो अपने जेल का एक्सपीरियंस हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कैसे वहाँ पे रखे गए थे उनको फ़ोन करके बताता है बच्चों को, तो बच्चों की आवाज़ से वो कुछ सेंस करता है कि भाई वहाँ पे सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन बड़े बुजुर्ग फ़ोन ले लेते हैं, कहते हैं नहीं नहीं बच्चे सब ठीक है, बताते कोई कुछ नहीं है। अब दोस्तों अगले दिन ये लोग फ़्लाइट लेते हैं चेन्नई के लिए। वहाँ पे एक फोर्ट सेंट जॉर्ज बिल्डिंग है जहाँ पे वहाँ का जो है इस समय विधानसभा भी वहाँ की बनी हुई है, लेकिन बहुत पुरानी बिल्डिंग है और उसमें म्यूजियम भी है। पुलिस अब सीसीटीवी चेक करना शुरू कर देती है और इसकी लोकेशन भी ट्रेस करना शुरू कर दी कि आखिर अजय के पीछे ही सब लोग क्यों पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ विलेंस कहते हैं भाई अब हम वहाँ नहीं जा पाएंगे, उसमें एंटर नहीं कर पाएंगे और हमें भी इसकी लोकेशन ट्रेस करनी चाहिए। अब जब बच्चे हैं दोस्तों उदास, केवल मुझे पूरी फिल्म में एक ही गाना सूझा, यहाँ पर एक गाना आएगा जो बड़े बुजुर्ग और कांस्टेबल मिलकर गाएंगे बच्चों को खुश करने के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत डरे हुए हैं, खून वगैरह के निशान अभी भी पड़े हुए हैं। तो गाना आएगा दोस्तों। मैं आपको एक सीक्रेट बता दूँ, मैं लिरिक्स बहुत अच्छे लिखता हूँ, खुद ही लिखता हूँ मैं अपनी सभी फिल्मों के लिरिक्स, आज तक आपको बताए नहीं है, क्योंकि जो बात दोस्तों लिरिक्स में मैं कहनी जानता हूँ अपनी, वो मैं दूसरे से थोड़ी कहूँगा कि वो आप मैं ये चाहता हूँ आप लिखो। और दोस्तों मैं प्रॉपर गाने के रूप में उनको लिखता हूँ, आपको शायद यकीन नहीं आ रहा होगा। तो गाने की जो बैकग्राउंड होगी वो इस तरह की होगी, जैसे वो गाना है ना खून भरी मांग फिल्म में, हंसते हंसते कट जाएं रस्ते जिंदगी यूँ ही चलती रहे, इस तरह का एक बच्चों के लिए वो मोटिवेट करने वाला गाना गाएंगे। बच्चे भी एंड में आके खुश होकर इस तरह से मोटिवेटेड हो जाएंगे, कहेंगे हम हाँ फिर से जो है वो खून वगैरह तो बड़े बुजुर्ग साफ कर देते हैं कांस्टेबल, और वो फिर से उस ट्रैप को बनाने में लग जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हीरो और उसकी टीम जहाँ भी जाएगी पुलिस उनके पीछे पड़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनसे कुछ ना कुछ चीज़ टूट जाया करेगी जहाँ भी वो कहीं जाएंगे। तो वो चेन्नई से भी भागते हैं, पुलिस उनके पीछे पीछे एयरपोर्ट तक भाग जाते हैं। एयरपोर्ट पे खैर जाकर वो इतने क्लू सॉल्व कर लेते हैं कि जो क्लू है वो है नागपुर का दोस्तों 0 पॉइंट। 0 पॉइंट मतलब जो हमारे देश का सेंटर है उसको हम 0 माइलस्टोन पिलर बोलते हैं। अंग्रेजों ने एक पिलर बनाया था नाप कर कि हमारे देश का चारों तरफ से नापो, तो ये एक सेंटर पॉइंट निकलता। अब वो ये सब फिर एक्साइटेड, वाह भाई वाह अंग्रेजों ने जगह चुनी तो सेंटर पॉइंट खजाना यहीं होगा। खैर दोस्तों विलेंस भी इसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे होते हैं, तो उस माइलस्टोन पर जाकर उस पिलर का कुछ ना कुछ ये नॉब जो होता है उसको टर्न करते हैं। वहाँ 4 घोड़े और हैं स्टैच्यूज, तो पहला घोड़े में फिर कुछ करते हैं तो दूसरे घोड़े के मुंह से कॉइन निकलता है, फिर तीसरे में कुछ करते हैं लिंक से बना हुआ, फिर चौथे के मुंह से फिर से वो क्लॉथ निकलता है। तो मोंटी वहाँ फिर और निराश और नाराज़ हो जाता है कि बताओ हम तो यही काम करते रहेंगे और पूरे देश घूम के हमें तो बस क्लू ही मिलते रहेंगे। उसको वो फिर मोटिवेट करता है अजय कि नहीं नहीं आप थोड़ा सा इत्मीनान रखो। खैर दोस्तों ये फ्लाइट लेकर जब जा रहे होते हैं, इन्हें अब क्लू मिलता है कोलकाता। तो दोस्तों ये लोग तो जा रहे होते हैं कोलकाता और वो लोग अराइवल पे आ रहे होते हैं, तो दोनों गेट्स अलग अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। अब दोस्तों कोलकाता का जो सीन है वो मुंबई की तरह थोड़ा सा लंबा रखा है, मैंने जान पूछे, क्योंकि कोलकाता में 1947 से पहले अंग्रेज़ों का काफ़ी बड़ा, जो हमारी दिल्ली की कैपिटल है वो बाद में बनी, उससे पहले वहाँ दोस्तों लाइब्रेरी, हमारी नेशनल लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ वहीं बनी हुई थी। एक तरह का राष्ट्रपति भवन भी मैं आपको बताऊँगा कौन सा, वो भी वहाँ पर बना हुआ है, तो मैंने उसको थोड़ा सा लंबा रखा है। अब आप ये ध्यान रखिएगा कि इस आगे की सीक्वेंस में कोलकाता की पुलिस, जयपुर की पुलिस,
पंजाब की पुलिस और कश्मीर की पुलिस, ये 4 पुलिस इनके पीछे पड़ी रहेंगी जहाँ जहाँ भी जाएंगे। मतलब ये पंजाब भी जाएंगे तो कलकत्ता वाले वहाँ भी आएंगे, और हर बार विलेंस और इन सब पुलिस के आपस में गाड़ियाँ भिड़ जाया करेंगी, कोलाइड हो जाया करेंगी, और थोड़े फनी सीन हुआ करेगा, और ये वहाँ से बच के हीरो वगैरह निकल जाया करेंगे। अब दोस्तों ये कोलकाता पहुँचते हैं और वहाँ पे इनको पहला क्लू पता है कि हावड़ा ब्रिज जो है हमारा, उस पर जो है क्लू छुपा हुआ है। तो उसमें ऊपर चढ़ेंगे कैसे, तो बच्चों के साथ ये ड्रोन खरीदते हैं, उसमें कैमरा वगैरह और एक हैंड क्लच टाइप एक रोबोटिक आर्म उसकी बनाते हैं ताकि वो कुछ जाकर पकड़ ले, और सर्च करते हैं तो वहाँ ऊपर एक लोहे का इन्हें बॉक्स मिल जाता है उसी हावड़ा ब्रिज में छुपा हुआ, और वो फिर वही क्लू एक गोल्ड कॉइन और आगे का कपड़ा देता है। उस पर लिखा हुआ कि वो विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में म्यूजियम, वो है दोस्तों, देखो कितना बड़ा एक तरह का। तो वहाँ वाइसरॉय वगैरह रहते थे, तो उसी दिन ये वहाँ भी जाते हैं, और जो वाइसरॉय है उसकी मूर्ति में इनको वो गोल्ड कॉइन और अगला क्लू फिर मिलता है। पुलिस इनके पीछे पड़ती है, और वही विलेंस के साथ हर बार पुलिस और विलेन टकरा जाएंगे, और ये किसी तरह वहाँ से निकल जाएंगे। अगली मॉर्निंग दोस्तों ये राइटर्स बिल्डिंग जो वहाँ का सचिवालय है, जहाँ है बहुत पुराना, लेकिन वहाँ की जो सचिवालय यानी जो इस समय की गवर्नमेंट है वो यहाँ बैठ के काम करती है, तो कोई बहाना बना के हमें गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिलता है, ये वहाँ चले जाते हैं। लेकिन अभी इन्हें डाउट हो रहा है कि विलेंस को पता कैसे चलता है, तो मैं आपको शॉर्ट में आगे तक का बताता हूँ कि ये पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर देंगे कि भाई हमारा ये सर्च कर रहे हैं। फिर इनको पता लगता है बाद में कभी, यार ये तो ना अनुपमा और मोंटी के फ़ोन से मिलाया वहाँ नंबर, तो उनके भी फ़ोन ट्रेस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये लोग तो हमारे ऑर्फेनेज की जो फ़ोन है उसको भी ट्रेस कर रहे हैं, वहाँ से लोकेशन हमारी पता लगा लेते हैं बाद में जाकर। किसी तरह दोस्तों राइटर बिल्डिंग जो सचिवालय है वहाँ से भी गोल्ड कॉइन और वो मैप लेकर निकलते हैं, और पुलिस फिर इनके पीछे पड़ जाती है। शाम को ये वहाँ का जो कलकत्ता का जो राजभवन है दोस्तों, ये राजभवन, इसमें जाते हैं और यहाँ मिलेंगी इनको कई सारी चीज़ें। क्या मिलेंगी, वहाँ एक दरबार हॉल है, एक वहाँ घोड़ा गाड़ी है जो हॉर्स कैरेज है, और एक थ्रोन रूम बोलते हैं जहाँ टीपू सुल्तान का स्टूल रखा हुआ है, उसको इंग्लिश में स्टोरी बोलते हैं, आप उसका सिंहासन कह सकते हैं। अब वहाँ इन्हें क्या क्या चीज़ मिलेंगी, इन्हें एक तो गोल्ड मिलेगा, एक कपड़ा मिलेगा क्लू वाला, और इनको एक चाबी मिलेगी और 2 कोड मिलेंगे इनको, 6-6 डिजिट के 2 कोड्स, जैसे 432691 ऐसे करके 6-6 डिजिट के 2 कोड दोस्तों इनको मिलेंगे। इस बार भी दोस्तों ये वहाँ से बच के निकल जाते हैं, यहाँ के राजभवन की पुलिस भी इनके पीछे पड़ जाती है। अब आप कहेंगे राजभवन में पब्लिक एक्सेस भी होता है, पब्लिक भी वहाँ पर देखने जा सकती है किस तरह से राजभवन बना हुआ है। अब मोंटी कह रहा है, कंप्लेंट कर रहा है इतनी सारी सर्चेज, तो उसको समझाते हैं भाई कलकत्ता में इतना सारा पहले इनका सेटअप था अंग्रेज़ों का, इसलिए यहाँ पर है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोस्तों ये नेशनल लाइब्रेरी जो है इंडिया की, जिसका मैंने अभी आपको बताया था कोलकाता, वहाँ जाते हैं और वहाँ एक पर्सनल कैब हायर करते हैं बिना ड्राइवर वाली। मोंटी उसके अंदर बैठा रहेगा। अब जो दोस्तों वो 2 तो इनको कोड मिले थे और एक चाबी मिली थी। एक किसी फिल्म से हल्का सा ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा मिलती हुई जुलती हुई सी बात है, किसी और हॉलीवुड की फिल्म में इस तरह की मिलती हुई चीज़ मिली थी जो ये वाला सीन है, लेकिन उससे बिल्कुल डिफरेंट है। चांस की बात है दोस्तों, ये ऐसा बना कि पहले तो एक वहाँ पे उसमें लाइब्रेरी में जाकर एक हिडन सेक्शन होता है, उस सेक्शन में जाते हैं जहाँ कोई भी नहीं जाता, पुरानी बुक्स पड़ी रहती हैं। वहाँ पे एक शेल्फ में कोड बना हुआ है, उस कोड को डालते हैं तो शेल्फ नीचे फोल्ड होके आती है, फिर पीछे वहाँ तिजोरी दिखती है, उस तिजोरी में वो चाबी लगाते हैं, चाबी से वो तिजोरी खुलती है और फिर अंदर एक बुक निकलती है, सीक्रेट बुक दोस्तों। उस बुक में भी कोड है, वो बुक भी बिना कोड के नहीं खुलेगी। जैसे हमारी वीआईपी के बैग नहीं होते थे पुराने, वो उसमें हम ऐसे ऐसे 3, तो उसमें 6 कोड बने हुए हैं, उससे वो बुक खुलती है दोस्तों। उसके अंदर उन्हें एक और फिर से गोल्ड, आगे का क्लू, ये सब मिलता है, और एक चाबी मिलती है एक और, जो इन्हें राष्ट्रपति भवन में जाकर, लो मेरे मुँह से निकल ही गया, खजाना राष्ट्रपति भवन में मैंने कहीं छुपाया हुआ है, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन है, तो वो चाबी उनको वो वहाँ काम देगी। अब दोस्तों लाइब्रेरी की पुलिस भी इनके पीछे पड़ जाती है, किसी तरह ये कोलकाता की मेट्रो ले लेते हैं गाड़ी वगैरह छोड़ के। अब दोपहरी में ये दोस्तों ये घुस जाते हैं, आखिरी जब उनको क्लू पता लगता है कि इंडियन आर्मी का जो वहाँ एरिया है, फोर्ट विलियम्स, जैसे लाल किले दिल्ली में हमारी इंडियन आर्मी रहती है, ऐसे वहाँ फोर्ट विलियम्स एक किला है, वहाँ हमारी इंडियन आर्मी आज भी रहती है। तो दोस्तों एक वुडन प्लैंक, गोल्ड कॉइन और कपड़ा इनको फिर मिलता है। वुडन प्लैंक यानी एक लकड़ी की तख्ती जिस पे कुछ ना कुछ नक्काशी बनी हुई है, और उसको कहीं पे आप फिट करोगे, प्रॉपर रेक्टेंगल में नहीं है, उसको कहीं फिट करोगे तो वो कुछ मिसिंग चीज़ में से वो फुल चीज़ बन जाएगी, मतलब किसी बड़ी चीज़ का छोटा सा मिसिंग पार्ट होता है, उसको आप वुडन प्लैंक बोल दीजिए। अब दोस्तों ये तो आर्मी है, आर्मी तो इनको पकड़ लेती है, इन्हें अरेस्ट करके, दोनों हीरो को, मोंटी को और अनुपमा को, इन्हें अरेस्ट करके लॉकअप में डाल देती है, अपने लॉकअप में। तो वो दोनों बच्चे एक बहुत रेस्पेक्टेड हिस्टोरियन को लेकर आते हैं जिन्हें वो जानते थे कलकत्ता में, और वो उनको बिना बेल के आर्मी वाले फिर छोड़ देते हैं, और वो इन्हें मोटिवेट करते हैं कि इसको आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो बीच में मत रुकना, खजाना भी तुम्हें एक दिन मिलेगा। अंग्रेज़ बड़े होशियार थे, उन्हें लगता था कि हम लोग कभी ये इसे खोज नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भारतीय पूरी दुनिया को चला सकते हैं, हम उसे एक दिन खजाने को खोज लेंगे। अब दोस्तों जब वो उसका घर छोड़ के आ रहे होते हैं प्रोफेसर का,
तो जो पिछली वाली पुलिस जो इनके पीछे पड़ी हुई थी, दिन वाली लाइब्रेरी वाली या पिछले दिन वाली गवर्नमेंट राजभवन वाली, वो सब इनके फिर से पीछे पड़ जाते हैं। तो खैर वो फिर वही ड्रामा होता है, इनकी सब गाड़ियाँ आपस में भिड़ जाती हैं और ये वहाँ पे बच के निकल जाते हैं। और पुलिस इनकी कुछ वहाँ पे जो इन्होंने पेमेंट वगैरह करी अपनी फ़ीस वगैरह की लाइब्रेरी में, इससे इनके मोबाइल्स नंबर वगैरह पता लगा लेती है और इनकी भी लोकेशन ट्रेस करना शुरू कर देती है। और ये लोग तो चले जाते हैं एयरपोर्ट के अंदर, पूरी टीम हीरो की, और वो इनको पीछे से बस देखते रहते हैं कि शायद हमें यहीं कहीं दिखे थे, लेकिन वो अंदर तक देख नहीं पाते, तो किसी तरह चले जाते हैं। गाड़ी में बैठे बैठे ये अगला क्लू दोस्तों सोच लेते हैं। अब दोस्तों मैंने 6 शहर आपको बता रहा हूँ, ये 6 शहर जो हैं इनको हम केवल 10 मिनट में सीन दिखाएंगे, इनकी वैल्यू इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम है। ये सब तो पिछले वाले तो डिटेल में दिखा है। प्रयागराज, लखनऊ, जयपुर, अमृतसर, जम्मू एंड पुंछ ऊपर जाकर जम्मू में, तो इनको 10 मिनट में हम पूरा कर देंगे। फ्लाइट लैंड होती है प्रयागराज में, जैसे ही इनकी फ्लाइट लैंड होती है रात में, तो नेक्स्ट डे दोस्तों सुबह मॉर्निंग में पुलिस की भी फ्लाइट लैंड होती है, कलकत्ता पुलिस की, और विजिलेंस की भी फ्लाइट लैंड होती है। और वहाँ पर केवल एक ही चीज़ हम रखेंगे, वहाँ पर एक है ऑल सेंट्स कैथेड्रल करके एक चर्च है, बहुत पुराना अंग्रेज़ों के ज़माने का, ऑल सेंट्स कैथेड्रल करके एक चर्च है। तो वहाँ पर भी फिर वो इनको कहीं ना कहीं गोल्ड कॉइन और कपड़ा मिलेगा। फिर ये लखनऊ जाए और वहाँ भी फिर जैसे ये बाहर निकल रहे होंगे पुलिस की और विजिलेंस की गाड़ी आपस में फिर टकरा जाएगी, ये फिर वहाँ से बच के निकल जाएंगे। फिर ये सेम डे लखनऊ जाएंगे, वहाँ लॉ मार्टिनियर कॉलेज करके एक जगह है। चाहो तो इस वाले लखनऊ को स्किप किया जा सकता है, मैंने फिर भी इसको रख दिया है। ये कौन सा कॉलेज है दोस्तों? लॉ मार्टिनियर कॉलेज, जो गदर फिल्म में हैंडपंप उखाड़ा था ना सन्नी देओल साहब ने, हिंदुस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, ये वो कॉलेज है जिसको हमने पाकिस्तान बनाकर दिखाया था। देखो आप इमेज में देख रहे हो। फिर दोस्तों वहाँ भी यही होता है, पुलिस इनके पीछे पीछे फिर वहाँ से भागते हैं। अब ये पहुँचते हैं जयपुर। जयपुर में केवल एक जगह है, एल्बर्ट हॉल म्यूजियम, जहाँ पर एक मम्मी लेटी हुई है। मम्मी आप समझ गए कि किसी पुराने मरे हुए को उन्होंने मम्मी बनाकर, जिससे कि वो बॉडी उसकी प्रिजर्व रह जाए। अब दोस्तों वो मम्मी वगैरह में और कुछ उस म्यूजियम में कुछ चीज़ इनसे टूट जाती है, तो जयपुर की पुलिस भी दोस्तों इनके पीछे पड़ जाती है। अब इन्हें वहाँ पर एक तो की मिल जाती है, दूसरी की 2 चाबी हो गई हैं, और एक सेकंड वुडन प्लैंक भी इनको मिल जाता है। इस चेज के दौरान यहाँ पर इनका जयपुर में हैवी चेज होता है, तो विलेंस की एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है जयपुर पुलिस के साथ कोलाइड करने के कारण। अब दोस्तों ये बहुत फास्टली अमृतसर की फ्लाइट पकड़ते हैं, वहाँ पर अपने नए फ़ोन नंबर लेते हैं और नए फ़ोन भी लेते हैं। कभी उनको डाउट होता है IMEI नंबर हमारा ट्रेस ना हो रहा हो, तो अमृतसर जब पहुंचते हैं तो वहाँ एक टाउन हॉल एक जगह है जो आप देख रहे हैं, तो वहाँ गोल्ड क्लू और इनको एक बहुत बड़े मैप का 1/5 हिस्सा उसमें मिलता है। 1/5, 5 नहीं, उसका 1/5 हिस्सा उसको मिलता है। लेकिन हीरो जब नए नंबर से फ़ोन वहाँ करता है तो वो ये नेबर्स को भी कॉल करता है, वो नेबर्स की भी लोकेशन ट्रेस कर रहे होते हैं, किस किस के फ़ोन वहाँ आ रहे हैं। अमृतसर से वो चल के दोस्तों अब वो पंजाब की पुलिस भी इनके पीछे पड़ गई है। ये उसी दिन पहुँचते हैं दोस्तों जम्मू फ्लाइट लेकर। जम्मू में मुबारक मंडी पैलेस एक जगह है, उसमें ये घुसते हैं। ये भी गवर्नमेंट का दोस्तों एक पैलेस है, और जो दूसरा है उसका हिस्सा होता है मैप का 5 में से दूसरा हिस्सा वो इनको मिलता है। सेम डे ये पुंछ फोर्ट जाते हैं, ऊपर जाके 225 किलोमीटर की ड्राइव करके, वहाँ उनको तीसरा मैप का हिस्सा मिलता है। अब कश्मीर पुलिस भी इनके पीछे पड़ जाती है, तो जब ये ऊपर से दोस्तों आ रहे होते हैं ना, तो कश्मीर पुलिस भी इनके पीछे पीछे है, और नीचे से उस कलकत्ता, जयपुर और पंजाब की पुलिस साथ जा रही है, तो वो आपस में फिर बढ़ जाते हैं आपस में, फिर उनकी जो गाड़ी आपस में बढ़ जाती है, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। अब किसी तरह दोस्तों ये वहाँ से इवनिंग की, रात की ये लेट फ्लाइट लेते हैं शिमला के लिए, पहुँचते हैं शिमला। शिमला लास्ट जगह है दिल्ली से पहले। तो दोस्तों शिमला में थोड़ा सा एक लंबा सीन होगा कि ये वाइसरॉय लॉज जो है, जो वहाँ का जो इंडिया का वाइसरॉय वहाँ पे गर्मियों में छुट्टी बिताने के लिए वहाँ जाता था, तो एक तो उसका 2nd और 4th नंबर का जो मैप का हिस्सा, 3 हिस्से मिले, 2 मैप के हिस्से दोस्तों और मिलते हैं, और 2 चाबियाँ और मिलती हैं। और फिर वही होता है, सबकी गाड़ियाँ शिमला की पुलिस से भी वो टकरा जाती हैं, लेकिन शिमला की पुलिस यहीं रुक जाती है। बाकी जो 4 पुलिस चल रही हैं वो इनके पीछे दोस्तों अभी भी जा रही हैं। अब दोस्तों ये शिमला से भी दूर, बहुत दूर इलाके में जाके एक होटल में रात बिताते हैं, और उस क्लू के माध्यम से पता लगता है कि इन्हें कैंडल की जो लाइट है उसके ऊपर यदि इस मैप को रखो ऐसे करके, तो उस पर इनको उस पर क्लूज़ दिखाई देते हैं। और वहाँ दिखाई देता है उस दोस्तों पूरे मैप पे, सपोज करो ये मैप है, तो यहाँ लिखाई देगा NEW ऐसे न्यू दिल्ली इस तरह से लिखा हुआ है। तो कहते हैं ओहो मज़ा आ गया, पीछे से इंटेंस म्यूजिक आएगा ठंग कि न्यू दिल्ली में जो है नक्शा वो है मैप न्यू दिल्ली, अब चलो। तो दोस्तों देख रहे हो फिल्म की पेस कहीं से भी मैंने स्लो नहीं होने दी है, और उल्टा नई दिल्ली में जाके फिल्म की पेस और इंटेंसिटी वो बढ़ने वाली है, ठीक है। अब दोस्तों उसमें कुछ और भी क्लूज़ हैं, क्योंकि ख़जाना मैंने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में किस जगह छुपाया है ये आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। मुझे सोच सोच के हंसी आती है, लेकिन वो उस मैप को ठीक से समझ नहीं पाते। खैर वो उन्हें पता लगता है कि ये कनॉट प्लेस के 4 हिस्से हैं, सबसे पहले हमें वहाँ जाना है, और 4 हिस्से कनॉट प्लेस के, वो फिर वो गोल्ड कॉइन कपड़ा, और वहाँ पर एक सेंट्रल पार्क है, 5वां मैप, वो 5वां क्लू वहाँ से लेते हैं। खैर वो दोस्तों सबसे पहले दिल्ली की फ़्लाइट लेते हैं, बच्चों से हालचाल वगैरह लेते हैं, नए नंबर से वो उससे भी पता लगा लेते हैं कि नेबर्स के यहाँ किस नए नंबर से फ़ोन आ रहा है।
है। अब दोस्तों अब तक हमारे पास 4 चाबी हैं, एक नक्शा है, 2 वुडन प्लैंक्स हैं। तो कैनाट प्लेस के चारों कोनों पे उनको एक और मैप मिलता है, 1/5 हिस्से मिलते हैं, 5वां हिस्सा सेंट्रल पार्क में मिलता है। मोंटी कहता है बताओ फिर से एक और मैप, अभी पिछला मैप तो सुलझा नहीं, एक मैप और आ गया। अब दोस्तों उस मैप में, कपड़े का मैप है, उस पर एक तरफ तो बना हुआ है जो मैप है वो लाल किले का हिस्सा, और दूसरी तरफ बना हुआ है पीछे कुछ और हिस्सा। पीछे है राष्ट्रपति भवन का हिस्सा जो अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा, और लाल किले का वो समझ जाते हैं। अब दोस्तों लाल किले में केवल एक छोटी सी चीज़ दिखाई जाएगी कि लाल किले में बस जाते ही इनको वो अपना कॉइन और आगे की चीज़ें जो है मिल जाती हैं, क्योंकि उसमें क्लू में लिखा हुआ है कुछ ऐसी बात जो मैं अब पढ़ नहीं रहा हूँ कि वो चाहते हैं कि जिन्होंने खजाना छुपाया कि लाल किले में ही भटकते रहें, और लाल किले में जबकि है नहीं हमारा खजाना। सेम डे दोस्तों इनको पता चलता अगला क्लू इंडिया गेट पर है, तो दोस्तों इंडिया गेट की तरफ जाते हैं। लेकिन उस मैप में जो वो 5 अभी नया मैप मिला था ना इनको कैनाट प्लेस से, एक मैप तो पीछे मिल गया था जिसमें नया न्यू दिल्ली लिखा हुआ था, डायगनली। एक मैप दोस्तों इनको अब मिलता है जो कैनाट प्लेस में, उसमें राजपथ जो है हमारा, जिसको आप कर्तव्य पथ बोलते हैं, जहाँ हमारी परेड होती है, उस राजपथ के लिए कुछ इन्होंने मार्क करा हुआ है कि जैसे यहाँ पर कुछ इसका एग्जिट पॉइंट है। अब दोस्तों अगली मॉर्निंग इन्हें अगला क्लू पता चलता है इंडिया गेट से कि जो प्रधानमंत्री म्यूजियम है हमारा, पीएम संग्रहालय बोलते हैं, इन्हें वहाँ जाना है। और जो एक चाबी पहले इनके पास थी, वो एक चाबी उस प्रधानमंत्री संग्रहालय की जो पुरानी पीएम की टेबल है वहाँ लगाते हैं। तो पता चलता है कि अभी इसमें एक टेबल क्लॉक मिसिंग है। वो टेबल क्लॉक होती है जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनकी टेबल पर रखी हुई है। तो किसी तरह प्रधानमंत्री से जाने का प्रधानमंत्री जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मिलने का ये प्रोग्राम ये फिक्स कर लेते हैं कि हमें उन्हें कुछ खजाने की चीज़ दिखानी है, और उन्हें एक गोल्ड कॉइन दे देते हैं। और हर जगह गोल्ड कॉइन नहीं मिले, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें भी मिलेंगी। तो कहते हैं सर हमने देखी ये ढूंढा है, और चुपचाप से वो घड़ी ये चुरा लेते हैं और उनसे बस प्रधानमंत्री से कहते हैं कि हम जो ऐसे ऐसे खजाना ढूंढ रहे हैं, यदि हमसे कोई रूल ब्रेक हो जाए तो आप हमारी रक्षा कर देना, बस आप हमें ये वायदा कर दीजिए। प्रधानमंत्री भी कह देते हैं चलो ओके। अब दोस्तों ये वापस प्रधानमंत्री संग्रहालय जाते हैं, उस क्लॉक को उसमें फिट करते हैं। अब इन्हें वापस से दोस्तों 2 चाबियाँ और 2 वुडन प्लैंक मिलते हैं उस प्रधानमंत्री संग्रहालय में, अलग अलग जगहों पे, अलमीरा में, टेबल में 2 वुडन प्लैंक और 2 की। ये 2 चाबी और 2 वुडन प्लैंक कहाँ काम आएंगे? अगला क्लू है दोस्तों हमारी पुरानी वाली लोकसभा और राज्यसभा की स्पीकर की टेबल के नीचे। तो स्पीकर की टेबल के नीचे तो पहले प्लैंक लगाएंगे वुडन का, वहाँ चाबी घुमाएंगे। पीछे जो दोनों आप वो देख रहे होंगे ना पिलर्स हैं खंबे, उन खंबों को थोड़ा सा टर्न करेंगे जो आज तक किसी ने नहीं करा होगा, और वहाँ पे इनको फिर नए क्लू मिलेंगे। और तीसरा क्लू मिलेगा इनको सेंट्रल हॉल, जो एक बड़ा हॉल है हमारे पुरानी पार्लियामेंट में, वहाँ। अब दोस्तों जब ये तीनों क्लूज़ को जोड़कर देखते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं कि खजाना तो आखिरी में एक्चुअल में राष्ट्रपति भवन के अंदर है, और ये फाइनल लोकेशन है, लिखा है उस पर फाइनल लोकेशन है दोस्तों। तो दोस्तों ये बच्चों को फ़ोन करते हैं कि तुम तैयारी कर लो, तुम्हें राष्ट्रपति भवन घुमाऊंगा मैं कल को, और वो सब अपनी तैयारी कर रहे हैं, और उनकी सुबह की जो है फ़्लाइट, ये अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट ये बुक कर देता है। अब जैसे ही ये वहाँ से बाहर निकलते हैं एक जगह से जहाँ पर एक कैफ़े में बैठ के ये सब ये कर रहे थे सेटिंग कि ये तीनों क्लूज़ किया हैं, तो विलेन से इनका सामना आमना हो जाता है, आमना सामना। और बहुत ही हैवी चेस सीन विलेंस के साथ दोस्तों इनका होता है, जिसमें कि आधे विलेंस और एक ब्रदर, तीसरा भाई विलेंस का, वो ट्रक के नीचे आके मर जाते हैं। और चारों स्टेट्स की जो पुलिस थी, कौन कौन सी, कलकत्ता, जयपुर, पंजाब और कश्मीर की पुलिस आपस में कोलाइड कर जाती हैं, और वो कहते हैं कि हमें आखिर इनके पीछे अपने हाथ पैर तोड़वा के मिला के अपने हाथ पैर तोड़वाए इनके पीछे तो कोई भगवान है, अब यहाँ से चलो। तो पुलिस तो यहाँ से चली जाती है दोस्तों। रात में ये अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं और होटल चेंज कर लेते हैं, अशोका होटल में चले जाते हैं क्योंकि वो सिक्योर्ड होटल है थोड़ा सा, और बच्चों को ईमेल करते हैं कि तुम्हें सुबह ऐसे ऐसे आना है और हम तुम्हें यहाँ से पिक करेंगे। अब दोस्तों बहुत ही मज़ेदार सीन, सुबह को, क्योंकि बच्चे तो मैंने आपको बताया था कि ठीक है और गरीब हैं, ऑर्फेनेज में हैं, लेकिन गरीब नहीं दिखेंगे, तो वो सारे के सारे ऐसे आ रहे हैं रंग बिरंगे वाइब्रेंट कपड़े पहनकर, कोई लाल कोई येलो, और साथ में जितने ओल्ड एज लोग हैं वो भी, कोई काला चश्मा, कोई किसी ने कैप लगाई हुई है, किसी ने बोतल लटकाई हुई है, कोई ट्रॉली पे बैठ के आ रहा है, जैसे ये लोग पता नहीं कितने बड़े टूर पे जा रहे हैं, पता नहीं चलेगा कि ऑर्फेनेज में आ रहे हैं। इन्हें देखते ही ना जो ऑडियंस होंगी वो तालियां बजानी शुरू कर देगी कि हाँ भाई कुछ मज़ा आने वाला है, बच्चे कुछ करेंगे। तो पुणे के जो दोनों स्टूडेंट हैं और हीरो इनको एक बस हायर करते हैं और उसमें इनको चुपचाप रिसीव करने आते हैं एयरपोर्ट, और अशोका होटल इनको रुकाकर सीधा सब लोग राष्ट्रपति भवन के लिए दोस्तों निकलते हैं। अब हमारा लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वो राष्ट्रपति भवन है। ये फाइनल हो चुका, राष्ट्रपति भवन में कहीं पर खजाना छुपाया हुआ है अंग्रेज़ों ने कहा मैंने छुपाया है खजाना। तो सबसे पहले जाते हैं दोस्तों ये मुगल गार्डन में, राष्ट्रपति का जो मुगल गार्डन होता है उसकी बैक साइड में जाते हैं, और वहाँ पे एक एक करके 6 पिलर होंगे सीक्वेंस वाइज अलग अलग, उनको ये टर्न करना शुरू करेंगे और उसमें से भी इनको दोस्तों क्लू मिलेंगे। तो इनमें से एक मैप जिस पर राजपथ लिखा हुआ और राष्ट्रपति भवन लिखा है वो उसके हाथ से स्लिप हो जाएगा, हीरो के हाथ से।
वो मैप हाथ लग जाएगा विलेंस के, तो उन्हें पता लगता है भाई राजपथ और राष्ट्रपति भवन में कुछ है अब अंदर। तो आधे लोग जो बचे हुए हैं वो तो जाएंगे राष्ट्रपति भवन में, और आधे लोग जो हैं वो जाएंगे राजपथ पे। खजाना आज ही निकालना है हमें, मैं आज ही निकलवा दूंगा दोस्तों। अब दोस्तों ये राष्ट्रपति भवन की मेन एंट्रेंस से जाते हैं। सबसे पहले तो मिलती है और राष्ट्रपति की एक बग्गी, उस बग्गी में भी इनको 2 चाबियाँ मिलती हैं। फिर ये जाते हैं दरबार हॉल। आपने कभी देखा होगा टीवी में, यहाँ पे प्राइजेस वगैरह मिलते हैं, पद्म पुरस्कार वगैरह मिलते हैं। तो गांधी जी के एक इमेजिनरी स्टैचू हम वहाँ लगाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई स्टैचू है नहीं, और उसमें से हमें एक वुडन प्लैंक चाहिए, गोल्ड कॉइन चाहिए, फिर से एक वुडन प्लैंक चाहिए, क्योंकि पुराने वाले वुडन प्लैंक तो हम यूज़ कर चुके हैं, और 3 डिजिट का एक नंबर चाहिए। फिर ये दोस्तों वहाँ से आगे बढ़ते हैं क्लू के साथ अशोका हॉल। ये भी आपने देखा होगा, अशोका हॉल में पद्म पुरस्कार या कुछ और चीज़ें मिलती हैं, या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पे होते हैं। और फिर से दोस्तों सेम इनको 3 डिजिट का नंबर और वुडन प्लैंक वहाँ पर मिलता है। अब दोस्तों ये वो सब जगह हैं जो आम आदमी के लिए खुली हुई हैं, पब्लिक एक्सेस पूरा इनका है। दोस्तों अब ये पहुँचते हैं राष्ट्रपति की बहुत लंबी डाइनिंग टेबल, कहते हैं इसको दुनिया की सबसे लंबी डाइनिंग टेबल्स में से ये एक है। और किसी तरह ये डाइनिंग टेबल में राष्ट्रपति जहाँ बैठते हैं उसके नीचे वो 6 डिजिट का नंबर लगाते हैं, वुडन प्लैंक्स को लगाते हैं और चाबी घुमाते हैं। अब सिक्योरिटी की पीपल्स को डाउट होना शुरू हो जाता है, और ये जो बच्चे हैं सभी और ओल्ड एज, ये सब उन सब का ध्यान भटकाते रहते हैं कि ये उसके पास आए ही ना, हीरो के पास। उनका काम बस यही रहता है। इनको दोस्तों वहाँ से फिर कोई एक चाबी मिलती है और फिर एक नंबर मिलता है। डाइनिंग टेबल से लगा हुआ एक और कमरा है जो राष्ट्रपति का पर्सनल ऑफिस है। वहाँ भी दोस्तों वो उसका 6 डिजिट का नंबर लगाएंगे, की लगाएंगे, और इनको फिर एक नया एक गोल्ड पेन मिलेगा। पेन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, 6 डिजिट का नंबर और क्लू। अब क्लू दोस्तों देखो क्या है। अब हम पहुँच गए हैं अपने लास्ट स्टेज पे। ऑफिस तक तो आ ही गए, अब हम जा रहे हैं आखिरी स्टेज पे। जहाँ हो मेरे प्रभु और माता, अंग्रेज़ लिख रहे हैं इसको, अंग्रेज़। जहाँ हो मेरे प्रभु और माता, जिन्हें ना कर पाए रोशनी हवा भी जुदा, वहाँ लगाकर दोनों चाबी और तराशी हुई दोनों तख्तियाँ, यानी चाबी लगाओ और प्लैंक्स लगाओ। और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे उन दोनों कोई जुदा ना कर पाए, तो वो हिसाब लगाता है बेडरूम ऐसी जगह है जहाँ रोशनी और हवा भी उनको जुदा ना कर पाए। घुमाओ 6 अंकों को जो 6 अंक अब मिले, और सीधे सो जाओ उसी जगह, यानी बेड पे उसको सोना होगा। सारा भार डालकर अपना और घुमा दो 4 बार वक्त का पहिया, यानी वहाँ पे एक लीवर होगा, उसको 4 बार उसे घुमाना होगा। जो ले जाए तुम्हें सोने की दुनिया। अब आप समझ गए, बेड के नीचे मैंने खजाना छुपाया हुआ है राष्ट्रपति के बेड के नीचे दोस्तों खजाना है, ठीक है। अब दोस्तों राष्ट्रपति के बेड तक थोड़ी किसी की एंट्री होती है, ऑफिस तक तो चलो चले गए। किसी तरह से ये बच्चे और ये सब लोग शोर मचाते हुए राष्ट्रपति के बेड की तरफ ये बेडरूम में घुस जाते हैं, और ये सारे काम करते हैं। चाबी फटाफट लगाते हैं, आर्मी के लोग वगैरह को पकड़ रहे हैं, बच्चों ने किसी की टांग पकड़ रखी है, अजय भैया जल्दी से कर दो काम। कोई बुजुर्ग ने किसी को कुछ पकड़ रखा है, वो उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों वो सारे दोनों प्लैंक्स जो वुडन की तख्तियाँ थी, चाबियाँ और 6 डिजिट का नंबर डाल के, जो क्योंकि एकदम से वहाँ पे कुछ निकल के आता है 6 डिजिट का नंबर, उसमें 6 डिजिट का नंबर डाल के, और दोनों के दोनों ये पलंग पे लेट जाते हैं, मोंटी और अजय भैया। हीरोइन कहती है मुझे भी आना है, तो अजय कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं लेट सकता। तब तक आर्मी के लोग आ जाते हैं और उनको जैसे ही पकड़ रहे होते हैं, तो ये तो कूद जाती है बेड के ऊपर हीरोइन, और वो तब तक 4 बार वो उस लीवर को घुमा देता है। छोटा सा लीवर होता है, उसको 4 बार घुमा देता है, और जैसे ही वो उसको पकड़ रहे होते हैं एकदम से तीनों के तीनों बेड खुल जाता है दोस्तों। और वो नीचे इतनी गहराई, कई किलोमीटर नीचे तक, जैसे हम बचपन में कार्टून देखते थे ना, ऐसे करते हुए वो नीचे जा रहे हैं, और मशाल जलती हुई जा रही है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया था अंग्रेज़ों ने, मशाल जलती हुई जा रही है। अब वहाँ आर्मी वाले ऊपर से देख रहे हैं कैसे क्या हो रहा है, और राष्ट्रपति आ जाते हैं। राष्ट्रपति कहते हैं मैं इतने साल से इस गड्ढे में के ऊपर सो रहा था, इस हॉलो जगह के ऊपर। अब दोस्तों ये लोग रस्सी वाली लैडर लाते हैं, जो आर्मी की रस्सी वाली लैडर होती हैं, और उसको जोड़ते जोड़ते पागल हो जाते हैं, और नीचे तक ये रस्सी जोड़ते रहते हैं। किसी तरह ये एंड में वहाँ पे पहुँच भी जाएंगे। अब दोस्तों ये तीनों गिरते हैं वहाँ पर जाकर एक बहुत बड़े भूसे के ऊपर, जाके इनको चोट ना लगे, और सारी की सारी मशाल से वहाँ पे एकदम लिटअप हो जाती हैं, मतलब जल जाती हैं। और इतना बड़ा हॉल खजाने का, सोना ही सोना सब जगह भरा पड़ा है, जहाँ नज़र मारो सोना। कई किलोमीटर अंदर तक जो है वहाँ पे सोना ही सोना दोस्तों भरा पड़ा है। अब जैसे ही वहाँ पे गिरते हैं, तो जो हमारे पुराने ज़माने का एक गोल मैसेज होल्डर होता था ना, चिट्ठी जिसको बोलते थे, पत्र, वो सामने मिलता है। और उसमें एक तो होता है वो लेजर का पता बताता है कि यहीं कहीं पर एक लेजर रखा हुआ है कि कितना सामान यहाँ पे सोना कितने रुपए का है, कितने तोले कितने टन सोना यहाँ पर है। एग्जिट पॉइंट भी आसान नहीं है, कोई चोरी से पहुँच जाए तो एग्जिट पॉइंट भी आसान नहीं है। अभी एग्जिट पॉइंट के लिए अलग अलग जगह 6 चाबी रखी हुई हैं, वो भी वो क्लूज़ के साथ 6 चाबी ढूंढते हैं। क्यों, उन्हें आप कोई सोना तो ढूंढना नहीं है, सोना तो ढूंढ चुके, उसे लेके थोड़ी कहीं जाएंगे। 6 चाबी, 6 कोड भी हैं। अब इनके पास एक पुरानी चाबी अभी भी रह रही है, जो दोस्तों आखिरी वाले दरवाजे में लगेगी। खैर किसी तरह जैसे ये उस डोर तक पहुँचते हैं, बहुत दूर जाके पहले दरवाजे तक, तो पहले दरवाजे पे एक मैसेज क्लॉथ जो है, कपड़ा पुराना जाले में सना हुआ, फिर से इनको दिखता है। मोंटी और अनुपमा की तो उस पर नज़र पड़ती नहीं है, हीरो की पड़ती है। हीरो उसे चुपचाप देखकर अपनी जेब में रख लेता है।
बनियान के अंदर उस पर लिखा होता है ये इंडियन महाराजास का दूसरा गोल्ड का जो खजाना है वो है। यानी मैंने अगले वाली फिल्म की तैयारी दोस्तों अभी यहीं पर कर दी है। अब एग्ज़िट जो है वो टफ हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे दरवाजे खुलेंगे ऊपर से पत्थर गिरने शुरू हो जाएंगे। आखिरी पत्थर खुलते खुलते जब वहाँ उनको आखिरी चाबी लगानी है और एक पुरानी चाबी बची हुई वो भी लगानी है, तो कुछ पत्थर में हीरो भी दब जाएगा। तो वो अनुपमा को उससे अटैचमेंट हो चुका है और वो चीखती है, चिल्लाती है और वो पत्थर वगैरह हटाती है हीरो के लिए। तब तक वो जो दोनों पुणे के स्टूडेंट्स थे और वो सारे बच्चे और वो बुजुर्ग लोग वो राजपति को बता देते हैं क्या है मामला, और एग्जिट जो है राजपथ पे है। राजपथ पे पहले से विलेंस तैयार थे गोली मारने के लिए, तो जैसे ही वो गोली मारने के लिए तैयार होते हैं तब तक आर्मी उनको मार देती है। और उसी राजपथ पे नीचे से सड़क को फोड़कर इन लोगों की एग्जिट होती है। चारों तरफ दोस्तों इतनी भीड़, क्योंकि खजाने की बस सब जगह दिल्ली में फैल चुकी है। सोचो पूरी चारों तरफ दिल्ली की पब्लिक आ चुकी है, वैन्स आ चुकी है मीडिया की कि कितना बड़ा खजाना और कितनी हाइप, वो तो इतनी हाइप बनाती है मीडिया हमारी इंडिया की। और एम्बुलेंस आती है हीरो और टीम के लिए जो इंजर्ड हो चुके हैं, और पीछे पीछे उनकी आर्मी भी आ रही है, क्योंकि वो रस्सी जोड़ते हुए पीछे से दोस्तों आते हुए जा रहे थे। दोनों जो स्टूडेंट्स हैं पुणे के वो कहते हैं कि हमारा अनिरुद्ध सर को, जो प्रोफेसर थे, उनको आज हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है। और दोनों जब हीरो और अनुपमा स्ट्रेचर पे होते हैं तो वो उसका हाथ पकड़ती है और वो एक छोटा सा बता रहा हूँ कि तुम कब तक इस ऑर्फेनेज को अकेले संभालोगे, तुम्हें एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ेगी, आई मीन लाइफ पार्टनर। और तो वो बस ऐसे ऐसे रहता है और दोनों के आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि ये लव स्टोरी भी पूरी करनी थी दोस्तों हमें। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ जाते हैं, वो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और प्रेसिडेंट मजाक करते हैं कि और भैया अजय साहब राष्ट्रपति भवन में और बता दो कहाँ कहाँ कुछ है, मैं अभी से पहले देख लूँ कहीं और किसी गड्ढे में किसी दिन ना गिर जाऊँ। मोंटी वगैरह स्ट्रेचर से उठ के जाते हैं हाथ मिलाने के राष्ट्रपति से। अगले दिन उनका राष्ट्रपति पीएम से लंच होता है, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि भाई आप 25% तो हमारा ही होगा, हमने ढूंढा है, बाकी की हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि गरीबी हटाने के लिए, गरीब बच्चों के लिए आप इसको रखें ज़्यादा से ज़्यादा उस पैसे को। भारत की जो डॉलर की जो वैल्यू होती है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथ कर जाती है, जो आजकल हमारा पता ही है आपको 95-96 रुपये चल रहा है एक डॉलर। डोनेशन का सीन दिखाया जाएगा। पुणे की फैमिली को कुछ पैसे ये देता है हीरो, कुछ पैसे मतलब 20 करोड़, जैसे स्टूडेंट्स को 5-5 करोड़ रुपए उनके भविष्य के लिए, खुद के लिए 10-10 करोड़ रुपए, और बाकी अपने ऑर्फेनेज और बाकी और जो इंडिया के ऑर्फेनेज हैं गरीब बच्चों उनके लिए। पुणे के कॉलेज में प्रोफेसर की एक स्टैचू लगाई जाती है माला पहनाकर। अब आखिरी सीन अभी भी रह गया है, अभी भी, क्योंकि क्लाइमेक्स तो मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ दोस्तों। ऑर्फेनेज में प्रोफेसर की फ़ोटो लगाई जाएगी, उसको ट्रिब्यूट करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए दिखाया जाएगा, गार्डलैंड मतलब माला चढ़ाते हुए। और उसी रात ऑर्फेनेज को शादी की तरह सजाया गया है, अंदर से और बाहर से दोनों की वहाँ पे शादी होती है। किसकी? अजय भैया और अर्चना अनुपमा की। उसी ऑर्फेनेज में दोनों शादी करते हैं, उसी कमरे के हॉल के अंदर। अब रात को जब ये छत पर अकेले बैठे हुए हैं दोनों, तो मोंटी भी वहाँ पर है और वो सब इतने एक्साइटेड हैं। अब वो पेपर निकालता है, वो दूसरा नक्शा, और नक्शा दोस्तों उसने इस तरह से रखा हुआ है अपने सामने। देखो मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, उसने नक्शा इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है। तो पीछे से जब कैमरा है वो उसको दिखा रहा होगा कि हमें ये जो गोल्ड है, ये दूसरा गोल्ड की भी तैयारी हमें खोजना है, और ये गोल्ड लाल किले से इस बार शुरू होगा, ये क्लू में लिखा हुआ है। तो पीछे से कैमरा एंगल जो है वो उस मैप की तरफ आता जाएगा और उसको जूम करके ये जो हिस्सा है, सपोज ये कपड़ा है, तो ये जूम हो जाएगा सारा का सारा, स्क्रीन पे ये आ जाएगा। और उन दोनों में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा कि अब एक नई जर्नी पे हमें जाना है। और स्क्रीन पे जो क्रेडिट आएगा वो ये लिखा हुआ आएगा, विल मीट इन आवर नेक्स्ट जर्नी ऑफ फाइंडिंग दी गोल्ड ऑफ इंडिया 2, गोल्ड ऑफ इंडिया पार्ट 2। तो दोस्तों अगले फिल्म की कहानी की तैयारी मैंने पहले ही कर दी थी, लिखी नहीं है, लेकिन कैसे है वो महाराजाओं का सोना होगा और वो जगह जगह भारत के जो पैलेसेस होंगे उसमें छुपा हुआ मैंने उसको दिखाऊंगा जब कभी भी उस फिल्म को लिखूंगा। ये तो बहुत पहले की दोस्तों लिखी हुई है। आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत मज़ा आ गया दोस्तों, लेकिन मेरी तृप्ति जो है ना वो अभी भी हुई नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा था और वो रह गया है कहने से। अब दोस्तों देख लो इसमें कितनी मैंने मेहनत की होगी, कितनी रिसर्च की होगी, इसलिए मैंने इसमें कहा था कि मुझे इसको रिसर्च करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगा। दोस्तों आपको ये मेरे फिल्म का स्क्रीन प्ले कैसा लगा, जो मैंने आपको बहुत शॉर्ट करके सुनाया, आप मुझे कमेंट करके अपने ज़रूर बताइएगा प्यारे से। और हाँ, अगला स्क्रीन प्ले मैं आपको बहुत जल्दी सुना दूंगा इस बार। उस फिल्म का नाम मैं पहले ही लीक कर देता हूँ, फिल्म का नाम है दिल्ली टू मनाली, दिल्ली टू मनाली। आपने ऐसी फिल्म दोस्तों 30 से 50 साल में कभी नहीं सुनी होगी। जो स्क्रीन प्ले मैंने लिखा है, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे उस फिल्म में। तब तक के लिए दोस्तों मुझे आप इजाज़त दीजिए, प्यार भरा आपको नमस्ते।